होली की शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र से आई है बड़ी खबर। वहां कहीं रंग में भंग तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि सियासत में है भूचाल। सियासत में भूचाल इसलिए है क्योंकि एक खबर अहमदाबाद से मुंबई पहुंची। खबर यह थी कि 2 दिन पहले अमित शाह की शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ में मुलाकात हुई। मतलब ये कि गृह मंत्री के साथ में एनसीपी के 2 बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात हुई है। खबर किसने प्लांट की, खबर सच्ची है या फिर झूठी, इसे लेकर के इंडिया न्यूज के पास में जब भी जानकारी असली आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर को लेकर के बवाल मचा, भूचाल मचा, और उसके बाद ये शब्द आ गए जहां पर सवाल यह है कि अघाड़ी में बिगाड़ी है उद्धव सरकार, पिछाड़ी है क्या। दरअसल ये चीज शुरू कहां से हुई? सामना के लेख में, सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें शिवसेना नेता संजय राउत ने एडिटोरियल लिखा और यह कह दिया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं, और यहीं से सियासी पिक्चर बिगड़ गई। और जब सियासत की पिक्चर बिगड़ी तो जो मेरे दाईं तरफ सारे सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल खड़े हुए कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने वाली है, क्या शिवसेना एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, अहमदाबाद में क्या वाकई में गृह मंत्री के साथ में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई है या फिर नहीं, और मुलाकात के बाद कितनी बिगड़ गई है सियासी पिक्चर, कितनी बड़ी है सियासी पिक्चर, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली बड़ी खबर, सामना के लेके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे खामोश हैं। महाराष्ट्र में बड़े सियासी भूचाल की आहट है। बीजेपी सियासत पर नजर रख रही है और होली के बाद कुछ बड़े फैसलों के संकेत मिल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग बैक टू बैक चलाएं। महाराष्ट्र की राजनीति पर बिग ब्रेकिंग, शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस बना है। शाह पवार की कोई मुलाकात नहीं हुई, ये एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा। एनसीपी ने कहा अफवाह फैलाती है बीजेपी। देशमुख पर शिवसेना एनसीपी में बवाल मचा है, और अमित शाह ने बैठक पर बोला था ऐसी बातें पब्लिक नहीं होती। कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। अखबार भास्कर में जिस तरह से खबर छापी गई कि पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। सीधे जयपुर से मुंबई पवार साहब और प्रफुल्ल जी आए। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है अफवाह फैलाता है, कोई अखबार खबर चला देता है, उसको लेके खबर चलने लगती है, ये मात्र अफवाह है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं। मुलाकात हुई या फिर नहीं हुई, इसके बारे में अंदर की खबर क्या है हम आपको बताएंगे, और इसके बारे में हम पता कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में बिल्ली के भाग से चीका फूटा, और उसके बाद किसी ने भी लपक लिया। लपका है इस बार कांग्रेस ने। संदीप दीक्षित ने कहा कि अमित शाह और पवार की मुलाकात को लेकर अमित शाह को, चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, पब्लिकली बताना चाहिए। इस बात से काम नहीं चलेगा कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। अगर पर्दे के पीछे कोई खेला चल रहा है, ये भी बताएं। वहीं एनसीपी अमित शाह को लेकर और इस मीटिंग को लेकर किस तरह से बचाव कर रही है, देखें। सरकार आहे, 3 पक्षाच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना शिवसेनेमध्ये कुणाला मंत्री, राज्यमंत्री आणि डिपार्टमेंट द्यायची हा त्यांचा अधिकार आहे। काँग्रेसला जी मंत्रिपद, राज्यमंत्रीपद मिळाली ते कुणाला द्यायची हा सर्वस्वी सोनिया गांधींचा अधिकार आहे। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 99 पासून मधली 5 वर्ष अपवाद वगळता सरकारमध्ये काम करतोय, आणि ते काम करत असताना पवार साहेबांनी नेहमीच, साहेबांना गेल्या 50 वर्षाचा राजकीय जीवनाचा अनुभव आहे, आणि पवार साहेबांनी कुणाला मंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात। आणि त्याच्यामुळे इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थानी ते केलं तर गोष्ट वेगळी। किसी विपक्ष के एक बड़े नेता से मिलता है तो इतनी जानकारी तो देश की जनता को मेरे ख्याल से कम राजनीति में होनी चाहिए। आपने क्या बात की, क्या नहीं की, हो सकता है कुछ ऐसे विषय हों जो आप हर खबर एक तरीके से सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, लेकिन 2 बड़े लीडरों का मिलना जरूर इसको तो स्पष्ट करना चाहिए। नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक सामान्य बात पर एक राजनीतिक फायदा उठाने की जो एक प्रवृत्ति है, ये भी कोई बहुत लंबी नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से गृह मंत्री को स्पष्ट करना
हमारी बहस के कुछ सवाल हैं और लोअर ग्राफिक में ये सवाल चलने चाहिए। पीसीआर से मेरी ये गुजारिश है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने वाली है? क्या शरद पवार की वाकई में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में अहमदाबाद में मीटिंग हुई है? अहमदाबाद में मीटिंग हुई है तो क्या गुजरात में महाराष्ट्र को लेकर के कोई खेला चल रहा है? शिवसेना एनसीपी में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं? उद्धव ठाकरे अपना मौन क्यों नहीं तोड़ रहे और सामना के लेके बाद अब शरद पवार अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो शरद पवार जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर दी थी। डिबेट को ओपन कर देते हैं। विश्वास पाठक भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता हैं शिवसेना के, ये मेरे साथ में हैं, और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, शमशेर खान पठान पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस भी जुड़े हुए हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में शिवानी भी जुड़ने वाली हैं। लेकिन संजय द्विवेदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, एनसीपी शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा? ये जो खबर उड़ी हुई है कि शरद पवार की गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई है, इसे लेकर के मातोश्री में बैठे हुए जितने बड़े लोग हैं उनकी सोच क्या है? उद्धव ठाकरे अभी भी मौन क्यों हैं? क्या महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या गिर जाएगी? आपने 3-4 सवाल राशि जी पूछे हैं। मैं सबसे पहले आज होली पर्व है, होली के पर्व देशवासियों को बधाई और देना चाहता हूँ। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। होली की सभी को पुनः बधाई। जो बात आप कह रहे हैं, 3-4 चीजें आपने पूछी, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, माननीय शरद पवार जी इस राजनीति में भीष्म पितामह है, जो आज शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, पांडवों के साथ में है। देखिए, इससे पहले भी मानी जब सरकार नहीं बनी थी तो आपको याद होगा माननीय शरद पवार जी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी। काफी अच्छी मुलाकात चली थी। आप लोगों ने, सभी चैनलों ने काफी बढ़ा चढ़ा के कहा था, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? सरकार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बनी। देखिए, ऐसा है कि आज एक्सीडेंटल जो पीएम है, एक्सीडेंटल जो हमारे सीएम है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हमारे एनसीपी के नेता के साथ मिलकर सरकार एक दिन की बनाई थी। इसके बाद वो गिर गए। मेरी बात सुनिए, एक्सीडेंटल पीएम सीएम तो आपको याद आ रहा है, लेकिन एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि सामने में ही लिखा गया है ना, एक्सीडेंटल एचएम की बात कीजिए, महाराष्ट्र के एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की बात कीजिए ना संजय जी। मैंने आपकी पूरी बातचीत, आपकी जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका सुन लिया है। मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि देखिए, एक्सीडेंटल सीएम बने एक दिन के लिए, और जिस तरह से वो हटे, जिस तरह से उनको हटाया गया, इसमें माननीय राज्यपाल जी की भूमिका भी है। कोई बात नहीं, उनका संवैधानिक पद है, उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज जो फडणवीस जी का जो ये फड़फड़ाहट है, जो कसक है, वो आज देशवासी देख रहे हैं महाराष्ट्र के रूप में। आप समझिए, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में क्या इससे समस्या नहीं है? एक अपराधी ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। आज यहाँ बहन बेटियों की रोज दुष्कर्म हत्या हो रही है। मैं अभी सिर्फ महाराष्ट्र के खेला की बात करूंगा। मैं अगाड़ी क्यों हो गई है पिछाड़ी, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। मेरी डिबेट अगर डिरेल होती है तो मैं रोक देता हूँ। संजय जी, मुझे आपसे एक ही शिकायत है कि मैं आपसे महाराष्ट्र की बात करता हूं, आप यूपी की बात करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करता हूं, मैं शिवसेना के मुखपत्र की बात करता हूं, मैं सामना की बात करता हूं, मैं अनिल देशमुख की बात करता हूं, मैं एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की बात करता हूं। आप कहीं और निकल जाते हैं, आप कहीं और जाएंगे तो मैं आपको रोक दूंगा। विश्वास पाठक के पास में, विश्वास पाठक जी के पास चलते हैं, विश्वास जी के पास में चलते हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी विश्वास पाठक मेरे साथ में है। विश्वास जी, इतनी खलबली क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है महाराष्ट्र में सरकार बनाने की? मुंबई में कुछ और चल रहा है, लेकिन अहमदाबाद में बैठ करके खेला हो रहा है। अमित शाह ये कहते हैं कि ऐसी चीजें पब्लिक नहीं की जाती हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, अगर आप गृहमंत्री हैं, बड़े नेता के साथ में अगर आप मुलाकात कर रहे हैं तो आपको पब्लिक करना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। जितने भी गेस्ट हैं उन्हें पूरी स्क्रीन पर रखा जाए। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा, जितने भी गेस्ट हैं। विश्वास पाठक जी, जवाब दें, बेचैनी क्यों, खलबली क्यों? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये सत्ते में आई है। हाँ। क्योंकि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने 8 मार्च को एक बात कही थी कि सचिन वाजे को हटाने की कोशिश कौन कर रहा है और उसके हैंडलर्स कौन है, उसके कंट्रोलर्स कौन है। कल अगर आपने देखा तो मुंबई में मीठी नदी में जिस प्रकार से जो वीडियोस बाहर आए, विशाल जी, ससम्मान आपको रोकना पड़ रहा है, ससम्मान आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की बेचैनी है? क्या अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में शरद पवार की और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो ये पब्लिक क्यों नहीं हो रही है? क्यों एनसीपी का ये कहना है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं?
एनसीपी का ये कहना है आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, शिवसेना का ये कहना है कि आप लोग किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद महाराष्ट्र में आप लोग अपनी सरकार चाहते ही चाहते हैं। इसे लेकर के जवाब दीजिए। सचिन वाजे क्रिमिनल एंगल, इसे लेकर के मैं आगे बात करूंगा जब शमशेर जी जुड़ेंगे मेरे साथ में। जहां तक अहमदाबाद का सवाल है उसका जवाब हमारे नेता अनिल भाई ने दे दिया है, इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, वो जवाब सही है। लेकिन जहां तक हमारे ऊपर जो टिप्पणियां होती है वो बेसा गलत है। अब जो भी है वो पूरा पब्लिक डोमेन में कहते हैं, बताते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ, कल जो डेवलपमेंट हुई है सचिन वाजे के प्रेजेंस में, जिस प्रकार की सब बातें आई है, इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने सचिन वाजे को 15 दिन तक पूरे जो विटनेसेस थे, वो जो एविडेंसेस थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए समय दिया। होम मिनिस्टर ने उसको डिफेंड किया था, इसलिए होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक ये एनआईए की जांच जाएगी। ये सरकार 68 में है, ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार गिरने वाली है। संजय द्विवेदी जी जवाब दें। बीजेपी ने सीधे ये कह दिया कि यह सरकार गिरने वाली है, इसका मतलब यह है कि विश्वास पाठक कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं, सरकार होली से पहले गिरेगी बाद में गिरेगी। मैं विश्वास जी से ये पूछूंगा जरूर, लेकिन संजय जी जवाब दें। और संजय जी ये भी बताएं, दिल पे हाथ रख करके, दर्द होता है या नहीं होता है, तकलीफ होती है या नहीं होती है? अभी चंद दिनों पहले ही तो संजय राउत ने यह कहा था यूपीए का चेयरपर्सन शरद पवार को बना देना चाहिए, और अब पता यह चल रहा है कि 2 दिन पहले ही पवार साहब ने जाकर के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मातोश्री में मुलाकात हुई 50% बात हुई थी, उसका झूठ बोल गए। विश्वास पाठक कहते हैं सरकार गिरने वाली है, बचाएंगे कैसे? सरकार बचेगी कैसे संजय जी? सरकार बचेगी, सरकार हमारी चल रही है, सरकार महागाड़ी सरकार कॉमन सरकार चल रही है, इकबाल नहीं है, इनकी तो सरकार चल रही है, विश्वास नहीं है, सरकार चल रही है, किरकिरी बहुत है। पीटीपी सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश मायावती की सरकार बना ली, उसका सरकार गिर गई। ये सरकार 5 साल चलेगी और 15 साल तक चलेगी। अच्छा, अच्छा 15 भी चलेगी? महा का विकास गाड़ी विकास और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम कर रही है। हाँ। उनकी आशाओं को पूरा करने का काम कर रही है। ये इस पे नहीं बनी है कि नहीं कल सरकार गिर जाए, ऐसा नहीं है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक आज विधायकों को नहीं, संजीव कौशिक भी मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, आते हैं आपकी ये जो संजय वाली दूरदृष्टि है, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, लेकिन संजीव कौशिक मेरे साथ में जुड़े हैं। संजीव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, आपके नजरिए में बताएं, अघाड़ी आज की तारीख में महाराष्ट्र में आखिरकार अघाड़ी का बिगाड़ी कौन है, और उद्धव ठाकरे इतने पिछाड़ी क्यों हो गए हैं? देखिए राशिद भाई, 2 तरह की बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि एनसीपी ने ये खंडन कर दिया है कि शरद पवार की कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, और देश के गृह मंत्री से जब पूछा जाता है तो एक नई तरह की राजनीति करने वाले वो लोग जो लोग दम्भ भरते थे, अब ये कहते हुए फिर रहे हैं कि नहीं, राजनीति में सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि राजनीति में सारी चीजें सार्वजनिक होती है और कुछ छुपा के नहीं की जाती है। ये कौन सी राजनीति छुपा के की जा रही है? दूसरी बात कि जो दिखाई दे रहा है, जो जिस राजनीति की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि कुछ जिलेटिन की छड़ें बरामद होती है इंटीलिया के सामने, जांच वहां से शुरू हुई थी और वो बातें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको सरकार अस्थिर, गिरता हुआ, बनता हुआ एक नई तरह की बातें चल रही है फिजा में। जाहिर सी बात है कि वो एक कोहरा बना करके अब सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक संभावना है, इसमें टटोली जा रही है। सीधी सी बात, जिससे बात हो रही है वो खंडन कर रहा है, और तमाम तरह की गलतफहमियों को इसमें पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार आ रही है, जा रही है। कौन है, चेहरा कौन है, खिलाड़ी कौन है, गॉडफादर कौन है, यही तो हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्वास जी, एक बार फिर से आपके पास, संजीव जी आता हूं आपके बाद, विश्वास जी एक बार फिर आपके पास आते हुए, आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, होली के दिन गिरेगी, होली के बाद गिरेगी, या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद गिरेगी? नहीं, देखिए घटनाक्रम आप देखिए, गिरेगी कब? जल्दी गिरेगी। जल्दी मतलब कब? उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से वाजे बीजेपी तो विश्वास जी समय दिया था। अरे तो उत्तर प्रदेश में आठ नहीं, एक एक करके बोलेंगे संजय जी, एक एक करके बोलेंगे। अभी विश्वास जी से सवालों का सेशन है, विश्वास जी बोलेंगे। होली के दिन रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए, विश्वास जी बोलें। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो घटनाक्रम देखिए, जिस वाजे को बचाने के लिए सीएम ने आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड किया था, जिस वाजे को बचाने के लिए अनिल देशमुख ने आउट ऑफ द वे जाके डिफेंड किया था, इस प्रकार के अनिल देशमुख ने 100 करोड़ प्रति माह कलेक्शन की बात की थी, परमवीर ने उसके ऊपर आरोप लगाए, रश्मि शुक्ला ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि जिस प्रकार से रैकेट चल रहा था, ये सब देखते हुए दोनों भी हम को ज्यादा दूध का धुला हुआ है ये बताने की अभी कोशिश चल रही है, कंपटीशन चल रही है। अच्छा, एक बार समझाइए ना, एक बार समझाइए मुझे विश्वास जी। आप लोग अक्सर कहा करते हैं ना कि
आपने कहा ना कि घटनाक्रम को समझिए, ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी समझाइए ना कि एकदम भोर में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली, चंद घंटे के लिए मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद महाअघाड़ी की सरकार बनी। महाअघाड़ी सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी हुई सुशांत सिंह राजपूत केस में। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद फिर उसके बाद एंटीलिया केस आया, एंटीलिया के तार मनसुख से जुड़े, मनसुख के तार सचिन वाजे से जुड़ा, सचिन वाजे के तार वसूली से जुड़े, उसके बाद चिट्ठी बम गिरा, परमवीर का चिट्ठी बम, रश्मि शुक्ला का चिट्ठी बम, और अब जाकर के आप ये कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। इस क्रोनोलॉजी के पीछे बुनियाद में है क्या, कोई चाणक्य नीति है क्या? अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, बात करने दो। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। शिवसेना और भाजपा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 1 से 5 यानी हाईएस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके चुनकर आई थी। उसके बाद में शिवसेना ने जिस प्रकार जीत किया और जिस प्रकार से अजित पवार ने हमारे साथ में आने की बात कही, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और स्टेबिलिटी वो मेजोरिटी से हमने सरकार बने। उसके बाद में अपने अजित पवार ने जब उसमें यू टर्न मारा, हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, हमने रिजाइन कर दिया, उसमें कोई गलत नहीं था। उसके बाद में रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी ये चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब एक काम कर लेते हैं, अब आप रुके हैं, काम कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन हमारी सब कुछ बता रही है, हमारी स्क्रीन ये बता रही है कि अभी तक महाराष्ट्र के खेला में क्या चल रहा है। नीचे की सारी तस्वीरें एक एक करके एक खबर दिखा रही हैं। जितने गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और दो किरदार के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति का सारा खेला चल रहा है, ये दाएं और बाईं तरफ आपको नजर आ रहा है। एक बार फिर से संजय द्विवेदी के साथ में जाना बहुत जरूरी है। संजय द्विवेदी जी, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सामना में आप लिखते हैं कि अनिल देशमुख जो हैं वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं और आपकी जबान पर यह होता है कि भीष्म पितामह हैं शरद पवार। क्या ये कहा जाए कि हां सरकार तो आप चलाना चाहते हैं, लेकिन अनिल देशमुख के बिना, अगर अनिल देशमुख के बिना चलाना चाहते हैं, अगर वाकई में सामना में इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग लिखते हैं। दिल्ली में बैठे हुए शरद पवार ने ये कहा था कि अनिल देशमुख पर फैसला लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे का है, तो क्यों नहीं ठाकरे फैसला ले लेते? सामना में आप लिखेंगे, लेकिन जब सरकार के फैसला लेने की बात आएगी तो नहीं लेंगे, ऐसा क्यों? देखिए हर चैनल में राशिद जी, हर चैनलों में ये चल रहा है कि सरकार अब गिरी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता रहे थे। फिर आप मेरा सवाल या तो मेरा सवाल आप डक करना चाहते हैं। मैं सामना में आप लिखेंगे कि गृहमंत्री अच्छा नहीं है, सामना में आप ये लिखेंगे गृहमंत्री एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है, लेकिन ठाकरे एक्शन क्यों नहीं लेते? सीएम एक्शन ले सकते हैं ना? हाँ बोलिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, मैं उसी बात पे आप ही शमशेरी आता हूँ आपके पास। देखिए सामना जो हमारा मुखपत्र है वो उस टाइम बीजेपी से सरकार हो चाहे किसी साथ सरकार हो, हमेशा वो अपनी भाषा में लिखता है, उसमें कोई इतराज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय शरद पवार जी का निर्णय था अनिल देशमुख जी को गृह मंत्री बनाना, माननीय उद्धव जी ठाकरे का निर्णय था उनको गृह मंत्री बनाना। अब इसका निर्णय माननीय शरद पवार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ही लेंगे। इसमें तो मुख्यमंत्री जी कब लेंगे? क्योंकि यहाँ पर बैठी हुई महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है ना, न नमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, न नमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो क्या सरकार गिर जाएगी? मैं फिर बता रहा हूँ, सरकार 5 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, जनता के सपोर्ट से। एक काम कर लेते हैं, 5 रुपए की थाली दी जा रही है। दूसरे स्टूडियो सेकंड स्टूडियो में लेकर के चलता हूँ, कोरोना महामारी, इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो में आपको लेकर के चलता हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो हमें दिखाएगा वर्चुअल ग्राफिक के फॉर्म में किसका खेला कौन खिलाड़ी। रुक जाए आप संजय जी, मैं एक बार इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या क्या चल रहा है, खेला कितना चल रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति के किरदार क्या हैं, हर किरदार का अपना स्टैंड क्या है। तुरंत स्क्रीन पर लाया जाए। देखिए आप, उद्धव ठाकरे अभी भी मौन हैं। शरद पवार शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो गृहमंत्री को लेकर यानी अनिल देशमुख को लेकर के जो आर्टिकल आया, उसके बाद माफ कीजिएगा, शरद पवार ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी है। वही पवार जिन्होंने परमवीर की चिट्ठी के बाद 24 घंटे के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब खामोश क्यों है? सवाल यह है, खिलाड़ी असली कौन है? क्या कोई चाणक्य नीति चल रही है? वसूली के नाम पर वार है? क्या सचिन वाजे पर फंस गई सरकार है? क्योंकि सवाल अब पहला यह पैदा होता है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा कब होगा, ठाकरे का मौन कब टूटेगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार बच जाएगी? क्वेश्चन मार्क। बीजेपी एनसीपी साथ आएंगे या नहीं? अमित शाह की रणनीति तैयार है क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है? शरद पवार का पावर गेम यानी शरद पवार के जहन में क्या चल रहा है? और सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है? सरकार के अंदर है, पुलिस के अंदर है, या फिर कहीं और बैठा है? अभी तक पता नहीं चला। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में भी अगर ऑपरेशन लोटस चला तो फिर पहली नजर यह जाएगी कि विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है 2019 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। अब आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास में है 105 सीटें,
बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 145 का है। कुल विधानसभा सीटें हैं 288 महाराष्ट्र विधानसभा में। शिवसेना के पास में है 56 विधायक, एनसीपी के हैं 54, कांग्रेस के 44 और बाकी में जिनमें एआईएमआईएम और बाकी छोटी छोटी पार्टियां आती हैं 29 सीटें उनके पास में है। अगर बीजेपी और एनसीपी साथ में आ जाते हैं यानी 105 और 54 यानी फिर उसके बाद 159 का आंकड़ा हो जाएगा। बहुमत के लिए 145 की जरूरत है, तो ऐसे में बीजेपी और एनसीपी सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह की स्थिति पैदा होगी या फिर नहीं, और राजनीति में अभी ऊँट किस करवट जाएगा और कितने करवट लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भविष्य में आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि मैं होली के दिन ये डिबेट कर रहा हूं, तो आपको ये भी दिखाना बहुत जरूरी है कि अनिल देशमुख के नाम पर क्या एनसीपी बढ़ गई है। ये एनसीपी के दो खेमे क्या हैं और दोनों ही खेमों की सोच क्या है, आप देखें। अनिल देशमुख के नाम पर इस्तीफे के पक्ष में शुरुआत से ही है। जब से परमबीर सिंह की चिट्ठी सामने आई, अजित पवार ये चाहते हैं कि नहीं इस्तीफा होना चाहिए, दिलीप वलसे पाटिल भी ये चाहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस्तीफे के विपक्ष में यानी इस्तीफे के पक्ष में नहीं है शरद पवार और जयंत पाटिल। कुल मिला जुला करके ये स्थिति है। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं। इससे पहले कि शमशेर खान पठान के पास में जाए, एक बड़ी खबर। एंटीलिया केस में एनआईए को मिली है बड़ी कामयाबी। मीठी नदी से एनआईए को मिले हैं कई अहम सबूत। नदी से 2 कंप्यूटर, सीपीयू और लैपटॉप बरामद हुए हैं। तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाए। नदी से 2 नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं। सचिन वाजे को मीठी नदी पर लेकर गई थी एनआईए। कुल मिला जुला करके अभी तक की ये खबरें आ रही हैं कि मीठी नदी से एनआईए को कई अहम सबूत मिले हैं। 2 सीपीयू मिले हैं, लैपटॉप भी बरामद किया गया है। शमशेर खान पठान जी के पास में चलते हैं। शमशेर जी, पहले मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, फिर एटीएस की इन्वेस्टिगेशन और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आपको शक किन किन पर गहराता है? आपको क्या लगता है गॉडफादर कहां पर बैठा हुआ है? क्या अनिल देशमुख ही हैं या अनिल देशमुख के ऊपर भी कोई और है जो अब अनिल देशमुख को भी बचाने की कोशिश कर रहा है? राशिद भाई, पहले मैं थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता हूं। ये तीनों जो हमारे पैनलिस्ट बैठे, मेरे दोस्त है, मेरे वो हरदम डिबेट में रहते हैं। इनको शरद पवार क्या चीजें पता नहीं है। हाँ। ये बच्चे हैं। मैं 45 ईयर से मैं भी सियासत कर रहा हूं, मैं सियासत जानता हूं। आपको पता नहीं कि जिस टाइम पे वसंत दादा के साथ में शरद पवार गृह मंत्री थे, रात में साथ में खाना खाए और वसंत दादा ने कहा कि भाई सरकार गिर रही है, मैं सुनाऊं। बोले बिल्कुल दादा, आप बिंदास सो जाइए, कुछ नहीं होने का है। और सुबह शरद पवार साहब ने पुलोद बनाया था, तमाम लोगों को निकाल के एक हुकूमत बनाई थी। जहां तक के पिछले सीएम का सवाल है, 2 दिन पहले मोदी साहब को जाके मिलते हैं। मिलने के बाद में यहाँ पर शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले हुकूमत बनाने के चक्कर में रहते हैं। सब अपना सहरा बांध के रखते हैं और सुबह 6 बजे शादी हो जाती है एनसीपी की और बीजेपी की, और ये सब मुंह तकते रहते हैं। बाद में शरद पवार से कहा गया कि भाई किस तरह से चले गए अजित पवार, तो शरद पवार ने कहा मुझे पता नहीं कैसे गए। ही डिनाउंस अजित पवार डिनाउंस किया। बाद में अजित पवार साहब ने क्लीन चिट ली। क्लीन चिट लेने के बाद में फिर 2 दिन के बाद में फिर तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में जो आदमी बिना बोले बीजेपी हुकूमत में गया, वो आदमी दोबारा वापस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनता है। तो शरद पवार साहब को स्टडी करने के लिए ये मेरे पेरेंट्स लोग को अभी 50 साल और लगेंगे। अभी वो आदमी क्या है किसको समझेगा नहीं, और ये कुछ भी हो सकता है। इस सरकार पे जिलेटिन आ चुकी है, जिलेटिन रख चुकी है, कब भी धमाका हो सकता है। डिटोनेटर लगाने का काम सिर्फ शरद पवार साहब का है। ये है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो मैं देख रहा हूं। मैं भी सियासी बात करता हूं। अब सवाल रहा इसका आपने वजह के रिकवरी का, और वजह इज ए क्रिमिनल फेलो, मैं पहले से कह रहा हूं ये, और उसका बॉस है परमवीर सिंह, ओनली परमवीर सिंह, और इसमें गवर्नमेंट का संबंध नहीं है। देखो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, गवर्नमेंट को मैं कोई डब्बा खिलाती नहीं खाने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ इसका बॉस है परमवीर सिंह, और वो दोनों ने मिलकर पूरा क्रिमिनल एक्ट बनाया। किस तरह से मर्डर करना, किस तरह से एविडेंस निकालना, एक चोरी करता है। शमशेर भाई, बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए आप, क्योंकि विश्वास पाठक जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, शमशेर जी, विश्वास पाठक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं। अच्छा विश्वास जी, आज की तारीख में परमवीर सिंह आप लोगों के इतने अपने क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? सहूलियत के हिसाब से अपने, सहूलियत के हिसाब से पराए। देवेंद्र फडणवीस इतने आक्रामक हैं, बाकी सभी को लेकर के अगर कोई छूटा हुआ है तो वो परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह की चिट्ठी का हवाला बार बार देवेंद्र फडणवीस देते हैं, लेकिन परमवीर सिंह को सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करते। एक जमाना यह हुआ करता था जब परमवीर सिंह के खिलाफ विधानसभा के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं, देवेंद्र फडणवीस LAQ यानी लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन भी लेकर के आए थे, लेकिन आज की तारीख में वही परमवीर सिंह आपके अपने हैं। जवाब दें। आपकी ये सोच है, गलत सोच है। हमारे हिसाब से परमवीर के खिलाफ LAQ लेकर के आए थे या नहीं आए थे? भैया सुन लो जरा बात, हमारे सुन लो, आप ही ज्यादा बात कर रहे हो।
जहां तक सचिन वाजे है, परमवीर है, अनिल देशमुख है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, ये सभी एक ही तरफ है। इस केस में, सचिन वाजे के केस में ये सब इन्वॉल्व है। तो अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात बात जाएगी, उद्धव ठाकरे तक जाएगी, बात कर रहे हैं, शरद पवार तक बात जाएगी। मुलाकात की बात कर रहे हैं, बताइए ना मुझको, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? थोड़ा बात करने दो भैया, गृह मंत्री जी झूठ बोल के क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए। ओके, ठीक है। क्यों जवाब? संजय भाई रुक जाए, विश्वास जी को बोलने दें, विश्वास जी को बोलने दें, अमित शाह जी क्यों विश्वास जी को बोलने दें। जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक हमारा सवाल है, परमवीर ने यार थोड़ा सुनो थोड़ा सा। परमवीर ने जिस प्रकार से 100 करोड़ प्रति माह का एलिगेशन लगाया है, रश्मि शुक्ला ने जिस प्रकार 20 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट दी थी, वो सब चीजें हम प्रतिपक्ष नेता के नाते पूरे उजागर करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। उसमें परमवीर रहो, रश्मि शुक्ला रहो, जो भी गलत है वो गलत है, लेकिन जो विषय निकले हैं, विषय के माध्यम से हम अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, इनको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। जहां तक बात रही हमारे पूर्व पुलिस, अरे परमवीर सिंह का नाम लो आप, बीजेपी प्रवक्ता जी, परमवीर सिंह का नाम लीजिए, मुझसे निकालिए। परमवीर को भी, परमवीर की भी गलती है, परमवीर की गलती है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। ऐसा मत कहिए कि अगर परमवीर की गलती है तो उसको भी सजा, उनको भी सजा होनी चाहिए। आप ये कहें कि परमवीर भी आंखें मूंदे बैठे हुए थे, परमवीर भी आंखें मूंदे बैठे हुए थे, और बराबर के दोषी परमवीर सिंह ने। संजीव जी के पास में चलते हैं, संजीव कौशिक जी के पास चलते हैं। देखिए कितने सभ्य तरीके से संजीव कौशिक सभी को सुनना है, कितने सभ्य तरीके से संजीव कौशिक सभी को सुनना है, उन्हीं के पास में चलते हैं। संजीव कौशिक जी, क्योंकि आप कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, ऐसा क्यों लगता है कि आप कहीं भी महागठबंधन की सरकार बनाते हैं, ना 3 में होते हैं ना 13 में होते हैं, आपके अपने ही सहयोगी ये कहने लगते हैं, जबकि यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी हैं और रही हैं, लेकिन आपके अपने ही लोग ये कहते हैं कि यूपीए के चेयरपर्सन हो जाना चाहिए शरद पवार को। आप ही का एक महाअघाड़ी का गठबंधन जाकर के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मिलने लगता है, 2 बड़े नेता मिलने लगते हैं, शिवसेना का रुख और नजरिया कुछ और होता है। क्यों ऐसा है कि आप महाराष्ट्र में ना 3 में है ना 13 में है? अगर महाअघाड़ी सरकार जाएगी तो बचाने के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है? दिल्ली से बैठ करके कुछ किया जा रहा है या फिर नहीं? देखिए राशिद भाई, शुरुआती दौर से कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि कहीं से भी किसी करप्शन को वो बढ़ावा देने के मन में नहीं, हिस्से में नहीं रहती है, और वो चाहती है कि इस पे कुछ न कुछ साफ होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यूपीए गवर्नमेंट के यदि शरद पवार के नाम के बारे में आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जितने लोग उस गठबंधन में है सबों को अधिकार है, लेकिन ये ऐसे बैठ करके और इस तरह से बयानबाजी से किसी को सर्वे बना दिया जाए या क्या बना दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि शुरुआती दौर से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को यदि आप गौर से देखेंगे तो वो एंटीलिया के दरवाजे पे रखा हुआ जिलेटिन का छड़ जो फूट नहीं पाया, न बम धमाके के लिए वो तैयार करके रखा गया था, वो अब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार भूचाल बनाए हुए है, और महाराष्ट्र फूटेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह से वो विधानसभा में फूटने को तत्काल तैयार है, और तरह तरह की इसमें किरदार उभर के सामने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण यही है जिस आशंका से ये बताएंगे हमें ये बात, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये शमशेर जी ने दी है, और शमशेर जी हमें ये बताएंगे। शमशेर जी थोड़ा बताएं ना, आपने ये कहा ना कि जिलेटिन की छड़ें अब महाराष्ट्र की राजनीति में आ गई हैं, अगर जिलेटिन की छड़ आ गई है तो इसे असेंबल कौन करेगा? विस्फोट कौन करने वाला है? विस्फोट में उड़ने वाला कौन है? शमशेर जी, शमशेर जी, चलिए शमशेर जी, आपकी आवाज कुछ तकनीकी खामी की वजह से नहीं आ रही है। काम कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हुए हेडलाइन से एक बार के लिए ले लेते हैं। लेकिन हाँ, विश्वास पाठक ने एक बात बोली है। विश्वास पाठक ने मेरी डिबेट में ये कहा कि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है तो फिर मैं आगे ये पूछूंगा, मैं फिर से यही सवाल करूंगा कि अगर गिरने वाली है, इसकी तारीख क्या है? अगर गिरने वाली है तो क्या पटकथा अहमदाबाद में लिखी गई है या फिर मुंबई में लिखी गई है, या बंगाल में बैठे हुए कहीं कोई तैयारी तो नहीं हो रही है, या फिर चुनाव खत्म होने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार गिर जाती है, बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे आएगी या फिर नहीं? बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी राष्ट्रपति शासन चाहेगी, दोबारा से चुनाव चाहेगी, एनसीपी का साथ लेकर के एक बार फिर से सरकार बनाना चाहेगी। अगर बनाना चाहेगी तो फिर एनसीपी में इसे लेकर के रजामंदी है। लेकिन उद्धव सरकार क्या है? पिछाड़ी। और इसके पीछे की पटकथा लिखी कब गई? इसके पीछे की पटकथा लिखी गई 24 घंटे पहले। देशमुख पर जब शिवसेना ने अपने तेवर सख्त कर लिए और मुखपत्र सामना में कई अलग अलग चीजें लिख दी गई। क्या लिखा गया आपको हम दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो में इंफोग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं सामना में लिखा क्या गया, कहां से बवाल बढ़ा, एपीआई लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, ये सामना के मुखपत्र के एडिटोरियल में संजय राउत ने सवाल किया। संजय राउत ने आगे लिखा,
सचिन वाजे वसूली कर रहा था, गृहमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी क्या? अनिल देशमुख को गृहमंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है, यानी एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं। शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृहमंत्री का पद सौंपा। परमबीर के आरोपों का सामना करने शुरू में कोई नहीं आया। अनिल देशमुख ने कुछ सीनियर अफसरों से बेवजह पंगा लिया। बेवजह कैमरे के सामने जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। 100 सुनार की एक लोहार की गृहमंत्री का ऐसा बर्ताव होना चाहिए। गृहमंत्री को कैमरे के सामने कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। और पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी होता। और यहीं पर इंडिया न्यूज के कुछ बुनियादी सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अनिल देशमुख से सीधे सवाल से गठबंधन में क्या दरार आ जाएगी? शिवसेना के सख्त तेवर पर शरद पवार पलटवार कब करेंगे? महाराष्ट्र में क्या शिवसेना एनसीपी में अंदरूनी कलह है? वसूली कांड से उद्धव सरकार संकट में है क्या? देशमुख की कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? क्या एंटीलिया कांड पर महाअघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा? सामना का लेख उद्धव को बचाने के लिए लिखा गया है क्या? शिवसेना एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? बीजेपी शिवसेना की करीबी बढ़ने वाली है? संजय द्विवेदी जी के पास में चलते हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के। संजय जी, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि सरकार में रहते हुए परमबीर पर भी सवाल उठा लें। अच्छी बात यह है कि सचिन वाजे पर भी उठा लें। अच्छी बात यह है कि अनिल देशमुख पर भी उठा लें। लेकिन क्यों नहीं उद्धव ठाकरे पर सवाल उठता? क्यों नहीं मातोश्री पर सवाल उठता? क्यों नहीं उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल उठता? अगर यह कहा जा रहा है ना कि अनिल देशमुख की नाक के नीचे वसूली चल रही थी, अगर यह कहा जा रहा है कि परमबीर की नाक के नीचे वसूली चल रही थी, तो फिर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सब काम करने वाले लोग थे। ये क्यों नहीं समझ में आता आपके? ये क्यों नहीं लिखा जाता? राशिद जी, मैं एक चीज बता दूं, शिवसेना 80% समाज सेवा करती है, 20% राजनीति करती है। माननीय बाला साहब ने ठाकरे ने कसम खाई थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। इस विषय पे माननीय अमित शाह जी से मातोश्री में बैठक भी हुई, जब उन्होंने 2.5 साल का लिए ये सुन लिया। इसके बाद जब वो पीछे हट गए तो महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री अपना बच्चा मुख्यमंत्री बने। एनसीपी सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार बनाई। सरकार हरियाणा से नहीं बनाई गई, सरकार जम्मू कश्मीर के पीडीपी से नहीं बनाई गई, सरकार बिहार से नहीं बनाई गई, सरकार उत्तर प्रदेश से जिम्मेदार है नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है नहीं, सरकार बनाई गई की जवाबदेही होती है नहीं होती है? मैकेनिज्म समझाएंगे शमशेर खान पठान। मुख्यमंत्री आप मेरे सवाल को डक कर जाते हैं। नहीं संजय जी, नहीं माननीय मोदी जी इतना बोलते हैं, आज देश में क्या किसान अलग परेशान है? नहीं, आप खामोश हो जाए। मैं किसान की बात नहीं कर रहा, किसान की बात नहीं, मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा। होल्ड ऑन, होल्ड। शमशेर जी जवाब दें, शमशेर जी जवाब दें, शमशेर जी जवाब दें। पुलिस मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है? और पुलिस मैकेनिज्म में अगर प्रदेश के गृहमंत्री जवाबदेह हैं तो मुख्यमंत्री भी अकाउंटेबल हैं या फिर नहीं? शमशेर जी, नहीं, एक बात सुनिए। अभी ये 3 पक्षों की सरकार है और जो गृह मंत्रालय एनसीपी के पास में है, जवाबदारी एनसीपी की है और शरद पवार की है। मुख्यमंत्री बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट आदमी है। मैं उनके खिलाफ में कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमानी उनमें नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। चलिए, बेईमान नहीं है, गृह मंत्रालय का कारभार है, बेईमान नहीं है, तादाद नहीं है, लेकिन कमजोर तो है ना, कमजोर तो है ना शरद पवार, जो अपने गृहमंत्री को नहीं संभाल पाए, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को नहीं संभाल पाए, जो सचिन वाजे जैसे कांड को नहीं संभाल पाए, जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस को नहीं संभाल पाए। कमजोर तो है ना। चलिए, ईमानदार होंगे लेकिन कमजोर है ना। विश्वास जी, ओके ठीक है, विश्वास जी बोलेंगे, विश्वास पाठक बोलेंगे, विश्वास जी बोलें, विश्वास पाठक जी बोलें। मैं वही कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे एक बड़े कॉम्पिटेंट है। शमशेर जी, कौन सा आपका तजुर्बा है? आप हमको बच्चे समझते हो, आपकी राजनीति समझती है महाराष्ट्र की? अरे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद जाकर बैठ गए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। कौन से शिवसैनिक को ये पसंद आ रहा है? कैसे सरकार देखिए, सवाल ऐसा है, जिनका अभी एनसीपी और शिवसेना में अभी ये स्पर्धा लगी है कि मेरी साड़ी सफेद है, तुम्हारी साड़ी सफेद, क्योंकि परमबीर का रिटर्न, शुक्ला का रिपोर्ट, नहीं, 3 एक साथ नहीं। होल्ड ऑन, सारी आवाज नीचे, इन्फोग्राफिक स्टूडियो, सारी आवाज नीचे, इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो लेकर के चलते हैं, सारी आवाज नीचे। जहां पर 3 लोग एक साथ में बोलेंगे वहां पर मैं रोक दूंगा, क्योंकि ऐसे में डिबेट में किसी का भी संदेश ठीक तरीके से जाता नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं कि अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं।
वसूली कांड में अनिल देशमुख का पक्ष क्या है? देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग की थी। अनिल देशमुख ने जांच के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। देशमुख ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया और आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का मानना है। और यह भी उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच आप कराएं, अगर मैं दोषी होता हूं तो फिर जो भी एक्शन हो ले लिया जाए। लेकिन हाँ, अब यहां से ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन क्रिमिनल एंगल से क्या क्या चल रहा है, एंटीलिया केस में अभी तक क्या क्या मिला है, एनआईए के हाथ क्या क्या लगा है, ये आप देखें। नदी से 2 कंप्यूटर सीपीयू, लैपटॉप मिला है, नंबर प्लेट मिली है, 6 कार का रहस्य अभी भी गहराया है, नोट गिनने की मशीन, सीसीटीवी। मिस्ट्री गर्ल के बारे में अभी पता नहीं चल पाया, 100 दिन के लिए होटल रूम क्यों बुक कराया गया सचिन वाजे का, इस पर भी एनआईए जानकारी ले रही है। आईपैड, मोबाइल फोन, डॉक्यूमेंट, केरोसिन बॉटल, कैश, कपड़े, इन सभी को खंगाला जा रहा है और एनआईए ने हर एक परत खोल दी है। लेकिन हाँ, वसूली का जो धंधा है ये कितना गंदा रहा और इसके साथ कितने एंगल जुड़ते चले गए, अब आप ये देखें। मनसुख हिरेन का मर्डर इसी के साथ में जुड़ा, वसूली 100 करोड़ की परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद खुलासा, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलता है, मंत्री और पुलिस सिंडिकेट काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाया। चोरी का भी केस आया और सचिन वाजे ने 6 कार का रहस्य के साथ कौन सा कोट अनकोट कारनामा किया है, इसके बारे में भी एनआईए पता कर रही है। लेकिन एक केस की वजह से 10 अलग अलग फांस है। फांस है वसूली को लेकर, फांस है मर्डर को लेकर, फांस है देशमुख, अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर, एंटीलिया केस, सचिन वाजे, परमवीर की चिट्ठी, 100 करोड़ की वसूली, एटीएस, एनआईए, मुंबई पुलिस, इन सभी ने जांच की है। लेकिन अब सारा केस हैंडओवर कर दिया गया है, किसे? एनआईए को ये हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन हाँ, विश्वास पाठक जी, एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। विश्वास जी, चलिए ठीक है, विश्वास पाठक तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। संजीव कौशिक जी के पास में चलते हैं। संजीव जी, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को इतना डेस्परेशन है जो मध्य प्रदेश में किया गया, अगर डेस्परेशन है जो चंद घंटे की सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई, अगर डेस्परेशन है जैसी गोवा की सरकार बनाई गई है, जैसा डेस्परेशन राजस्थान में नजर आया, वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाए। इस डेस्परेशन का मुकाबला आपको क्या लगता है कि बाकी दल कैसे करेंगे और कैसे करना चाहिए, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को? देखिए राशिद भाई, यह भारतीय राजनीति का वो विद्रूप चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया था, वो इस केस में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वास जी का फोन तुरंत लगाया जाए। जी, हाँ बोले संजीव जी, अपनी बात कहें। हाँ, राजनीति का वो विद्रूप चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वसूली की बात जिसके बारे में की जा रही है, क्या यह सही नहीं है कि जो भी वसूली की जाती है वो सिर्फ स्तर तक पहुंचाए जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी अपनी हिस्सेदारी होती होगी? किन परिस्थितियों में परमवीर सिंह ने ये इस तरह की बातें की? परमवीर सिंह का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिलेशन है, और दूसरी तरफ वाजे का शिवसेना से क्या रिलेशन है? दत्ता मेघे की उनके भी आई है कौशिक जी। ये तमाम तरह की चीजें सामने हैं और दो महत्वपूर्ण बात इसमें खुल के यही सामने आ रहा है कि जिस तरह से हम दो और हमारे दो की सरकार टॉपिक राशिद, एक बेचैनी जो बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि 20 सालों तक वो महाराष्ट्र की सरकार चलाई और सत्ता में रही है शिवसेना के साथ बैठ करके, तो उनको पता है कि कहाँ क्या है, माइनस है और प्लस है, तो जाहिर सी बात है बेचैनी बहुत ज्यादा है। और उसी बेचैनी को आगे मूर्त रूप देने के लिए कि कहीं कुछ संभावनाएं यदि बनती है, उस संभावनाओं को तलाशने के लिए ये जिलेटिन की छड़ें सामने आई है। और विश्वास जी ये इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों में बेचैनी बहुत ज्यादा है, चूंकि आप लोगों ने सालों तक महाराष्ट्र में सरकार चलाई है और आप लोगों को ये पता है कि कई ऐसे राज हैं जो महाराष्ट्र पुलिस के भी पेट में दबे हैं, कई ऐसे राज हैं जिनका अगर खुलासा सचिन वाजे ने कर दिया तो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी परेशानी पैदा हो जाएगी। और यही एक वजह है कि आप लोगों में डेस्परेशन है, आप लोगों में खलबली है, जल्दबाजी है कि जल्दी ही महाराष्ट्र में सत्ता हथिया ली जाए। यही कह रहे हैं कि सिचुएशन के मुताबिक सरकार गिरने वाली है, क्योंकि ये सरकार गिरने वाली है तो आगे क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा या कुछ और होगा? सिर्फ पैसा कमाने का सरकार गिरेगी तो क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? तो सिचुएशन देखेगी, हमको डिस्प्रेशन में है। आज हमें प्रतिपक्ष के नेता अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरती है विश्वास जी तो क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, हाँ या ना? सिचुएशन देख के हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज के तारीख में राष्ट्रपति शासन के बाद दोबारा चुनाव या फिर एनसीपी के साथ सरकार, हाँ या ना? वो तो सिचुएशन बताएंगे। मैं तो राष्ट्रपति हूँ नहीं, लेकिन मैं शमशेर जी के, आपको क्या लगता है? आप प्रवक्ता है ना, औपचारिक प्रवक्ता है पार्टी के? नहीं, मैं शमशेर जी की बात कर रहा हूँ, बड़े बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि दत्ता मेघे साहब के वो संबंधी है। और दत्ता मेघे साहब कांग्रेस में भी थे, राष्ट्रवादी में भी थे। नहीं, दत्ता मेघे पे मैं जाना नहीं चाहता, सीधे ये बताइए महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरी बीजेपी एनसीपी के साथ बनाएगी या फिर नहीं?
सीधा सवाल सीधा जवाब, हाँ या ना? आज के तारीख में प्रतिपक्ष के नाते ये सरकार की जितनी भी गलतियां हम उजागर करने का काम कर रहे हैं। बाद में जो सिचुएशन बनेगी हम उसको देख लेंगे। अगर आप भी दुविधा में रहेंगे ना तो महाराष्ट्र की जनता को ये लगेगा कि आप भी सरकार में बनाना चाहते चिंता मत हैं। करो, भारतीय जनता अगर पार्टी दुविधा रही तो दुविधा में आपको नहीं ये है। लगेगा कि आप भी महाराष्ट्र में सरकार भारतीय में जनता बनाना पार्टी को चाहते हैं, याद रखिएगा ये बात। अच्छा संजय जी, संजय जी एक मिनट रुक जाए, हाँ दोनों ही रुक जाए, होल्ड 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 सर, होल्ड 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 ऑन सर, होल्ड होल्ड, आप दोनों रुक जाए, होल्ड सर, होल्ड, दोनों ही रुक जाए आप। संजय जी, कितने दिन हो गए हैं जब मेरे दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ जो शख्सियत है यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन दोनों की आपस की मीटिंग को कितने दिन हो गए हैं? आखिरी मीटिंग कब हुई थी इन दोनों की? संजय जी, संजय द्विवेदी जी, संजय जी आपने अपना फोन म्यूट किया हुआ है, अपने फोन में आप देखें, स्क्रीन पर आप जाएं, अनम्यूट करें अपना फोन, तब अपनी बात बोलें। अपने फोन को अनम्यूट करें, आप अपने फोन की स्क्रीन पर जाएं, एक ऑप्शन होता है म्यूट, म्यूट बटन दबाइए आप, तब आपकी आवाज आएगी। हाँ आप बोलिए। म्यूट हो गया आप। हाँ आप बोलिए संजय जी। हम लोग बराबर महागाड़ी नेता बराबर लगा रहे हैं, जो आज इन्होंने सबसे स्वीकार कर लिया। इस मिस डिबेट में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सरकार गिरने वाली है, हमारी सरकार गिरने वाली है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत अगर जितनी वहां मिली तो पुलवामा में आपको लगता नहीं कि इतना ज्यादा भूचाल आया हुआ है? मैंने सुनिएगा, मैंने क्यों पूछा है समझिएगा आप। आपको लगता नहीं कि इतना ज्यादा भूचाल आया हुआ है? और एनसीपी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मीटिंग बहुत जरूरी है संजय जी। और अगर मीटिंग नहीं हो रही है, अगर इतने भूचाल के बाद भी अगर मीटिंग नहीं हो रही है, तो मेरे लिए शक पैदा करता है। अगर मीटिंग नहीं हो रही है तो मीटिंग मुख्यमंत्री जी की माननीय हो चुकी है। अच्छा, तो पहले मीटिंग हुई थी, आप पता कर लीजिए। मोदी की मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं कि मीटिंग हुई है, मीटिंग बराबर हो रही है। शमशेर जी, महाराष्ट्र में सरकार बनाने, बिगाड़ने, बचाने, चलाने, इन सब में भी वसूली होती है क्या? नहीं, ये तो अंदर की बात है, ये सब जानते हैं, बड़े स्टेक होते हैं वो। अरे आप समझ में नहीं आते हैं। रहे हैं, मुंबई पुलिस आपने चलाई है, आपने मुंबई पुलिस चलाई है, आपने आप बताया 2014 में क्योंकि वसूली तो पुलिस वाले करना है मुंबई में, और इसीलिए मैं पूर्व पुलिस वाले से पूछता हूँ ये सवाल। पूरे 5 साल सपोर्ट किया था। पाठक जी को पता है क्या डीलिंग थी कि एनसीपी ने पूरे 5 साल सपोर्ट किया थी। उसके बाद में क्या डीलिंग थी कि अजीत पवार ने सुबह 5 बजे जाके शपथ विधि ली थी। ये बड़े बड़े पाठक जी डील करके सरकार चलाते हैं क्या? शमशेर पठान का ये कहना है कि डील करके सरकार चलाते हैं, आप जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी इस बात क्या अहमदाबाद में शरद पवार से भी कोई डील हो गई? दो खासदार से हम 313 तक पहुंचे हैं। ऐसे डील करके नहीं हुए, मेहनत करते, संगठन है हमारा, उसके हिसाब से हम काम करते। संसद की ऐसा हवा में बात मत करो। भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में बैठे तो अपना विपक्ष में अपना काम कर रही है। 105 से हम 145 के ऊपर कैसा जाए, इस प्रकार से हमारा प्रयास जारी है। अगर इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में चुन कर आएगी। ठीक है, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास पाठक जी, संजय द्विवेदी जी, संजीव कौशिक जी और शमशेर खान पठान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और हाँ, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक रंग है, ये किसके चेहरे पर चढ़ेगा, रंग किसके चेहरे से उतरेगा, रंग किसका बनेगा, रंग किसका बिगड़ेगा, रंग कितना फैलेगा, और रंग के साथ साथ रायता कितना फैलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में रायता फैल गया है और रायता समेटे सिमट नहीं रहा। उद्धव मौन है, पवार अपनी खामोशी तोड़ नहीं रहे। इन दो के शब्द मायने रखते हैं। इन दोनों के ही शब्द जब निकलेंगे तभी आगे ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कहां जा रही है। लेकिन मीटिंग को लेकर अगर अमित शाह ने यह कह दिया कि पब्लिक नहीं होती हैं चीजें, और एनसीपी का यह कहना है कि यह फेक है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसी खबरें कौन प्लांट करने की कोशिश कर रहा है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति की हर एक खबर सिर्फ और सिर्फ